सर्दियों की एक बेहद सर्द रात है। एक बंद कमरे में गर्माहट के लिए कोयले की अंगीठी जल रही है। राइट। एक इंसान गहरी नींद में सोता है, लेकिन अगली सुबह वो कभी नहीं उठता। बाहर से सब कुछ एकदम सामान्य लगता है, शरीर पर कोई चोट नहीं है। लेकिन उसके शरीर के अंदर एक खामोश जंग लड़ी गई थी जो वो हार चुका है। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके खून को हाईजैक कर लिया था और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्यमयी तरल यानी रक्त की गहराई में उतरने वाले हैं। सही कहा। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो टॉपर्स ब्लड बायोलॉजी नोट्स हैं। हम इनका एकदम अक्षरशः विश्लेषण करेंगे। और हमारा लक्ष्य ये है कि जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा एक मास्टर क्लास बन जाए, ताकि उन्हें रटना ना पड़े बल्कि हर फैक्ट के पीछे का विज्ञान समझ में आए। तो चलिए इस ब्लैक बोर्ड को मानसिक रूप से अपने सामने तैयार कर लीजिए। शुरुआत करते हैं नोट्स के पहले पन्ने से, जहां रक्त के परिचय को समझाया गया है। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि रक्त असल में है क्या। यहाँ नोट्स में लिखा है कि ये एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, और संयोजी का मतलब यहाँ बहुत साफ है, जोड़ने वाला। ये पूरे शरीर के हर अंग, हर कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाकर एक नेटवर्क की तरह बांध कर रखता है। अच्छा, और मात्रा की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। बिल्कुल। अगर भार के हिसाब से देखें तो कुल शरीर के भार का करीब 7.5 से 8% हिस्सा, मतलब अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है तो 8 किलो तो उसमें सिर्फ खून ही है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। पर यहाँ एक बहुत ही गहरा पॉइंट उत्पत्ति को लेकर दिया गया है, जो एग्जाम्स में अक्सर सीधा पूछा जाता है। हाँ, एम्ब्रियो यानी भ्रूण वाली बात। राइट। जब भ्रूण का विकास होता है तो शरीर 3 बुनियादी परतों से बनता है। इनमें से जो बीच वाली परत होती है, जिसे मेसोडर्म जनन स्तर कहते हैं, वहीं से रक्त की उत्पत्ति होती है। वाओ, मतलब इसकी जड़ें हमारे निर्माण के बिल्कुल शुरुआती दौर से जुड़ी हैं। और यहाँ पीएच मान को लेकर भी एक केमिस्ट्री का पॉइंट है। हाँ, नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है, जो कि इसे हल्का सा क्षारीय या अल्कलाइन बनाता है। क्यों? एकदम सही। और क्षारीय होने के कारण क्या छात्र इसका असर गैस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये दुर्बल क्षारीय हैं तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये पॉइंट सुनने वालों को जरूर नोट करना चाहिए। बिल्कुल। अब नोट्स के उस हिस्से पर आते हैं जो रक्त की सबसे बड़ी पहचान है, हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB लिखते हैं। वेट, यहाँ पर नोट्स में एक बहुत बड़ा यानी एक आहा मोमेंट है। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सही बात है। लेकिन यहाँ स्टार मार्क करके लिखा है कि हीमोग्लोबिन का अपना वास्तविक रंग लाल नहीं बल्कि बैंगनी यानी पर्पल होता है। ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही इन नोट्स की सबसे बड़ी ताकत है। हीमोग्लोबिन मूल रूप से बैंगनी ही होता है, पर जब ये फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब इसका रंग बदलकर चमत्कारी लाल हो जाता है। ओह वाओ! और इसकी संरचना को अगर हम एक पजल की तरह देखें तो इसके 2 हिस्से हैं यहाँ। पहला भाग है हीम या हेमाटन। ये है कि ये आयरन फेरस अवस्था यानी Fe+2 में होता है। अच्छा। और दूसरा हिस्सा है ग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है। इन दोनों को जोड़ दें तो हीमोग्लोबिन बन गया। एकदम सही फॉर्मूला है। अब इस हीमोग्लोबिन की केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं। ये हमारे शरीर का डिलीवरी सिस्टम है। राइट। नोट्स में इसे 2 समीकरणों से समझाया गया है। पहला, जब HP ऑक्सीजन यानी O2 के साथ जुड़ता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो चमत्कारी लाल रंग का होता है, और इसी को शुद्ध रुधिर कहते हैं ना? बिल्कुल। और दूसरा समीकरण है जब यही HP ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है तो वो कार्बोक्सी या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। हाँ, और ये अशुद्ध रुधिर कहलाता है। इसका रंग थोड़ा काला या गहरा नीला सा होता है। तो अब मुझे वो कहानी समझ आ रही है जो हमने शुरू में बंद कमरे और अंगीठी की बात की थी। नोट्स में उसे अलर्ट्स और डेंजर्स के बॉक्स में रखा गया है। हाँ, उस खतरे के पीछे यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। देखिए, जब कोयले की अंगीठी जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस पैदा होती है और सोते हुए इंसान के फेफड़ों में चली जाती है। राइट। अब वहाँ HB के सामने एक चॉइस होती है, ऑक्सीजन चुने या कार्बन मोनोऑक्साइड।
और Hb तुरंत CO को चुन लेता है। जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाती है और दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। एकदम सही। यहाँ एक और खतरे का जिक्र है, रात में पेड़ों के नीचे सोने का। हमने बड़े बुजुर्गों से ये अक्सर सुना है। इसका साइंटिफिक रीजन भी यहाँ दिया है। रात में पेड़ भारी मात्रा में CO2 छोड़ते हैं, तो वहां भी Hb CO2 के साथ जुड़कर एकदम गोतु वातावरण बना देता है। इस पूरी क्रिया को समझने के लिए नोट्स में एक पॉइंट है, बंधुता यानी अफिनिटी। इसे ऐसे समझिए कि Hb की सबसे गहरी दोस्ती किसके साथ है। अच्छा, क्रम क्या है इसका? Hb सबसे तेजी से CO से जुड़ता है, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का और सबसे आखिर में CO2 का। मतलब CO की बाइंडिंग अफिनिटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए अंगीठी का धुआं इतना जानलेवा होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। बिल्कुल। अब Hb की मात्रा की बात करते हैं, ग्राम पर 100 ml ब्लड में। पुरुषों में ये 14 से 16 ग्राम होता है, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम। और यहाँ लिखा है बच्चों में सबसे ज्यादा 18 से 20 ग्राम। बच्चों में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, तो उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा ऑक्सीजन ढोने की जरूरत पड़ती है। समझ गया। अब नोट्स हमें रक्त के संगठन यानी कॉम्पोजिशन की तरफ ले जाते हैं। रक्त को 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए, अगर ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाया जाए तो जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और हल्का तरल ऊपर तैरने लगेगा। एकदम सही। जो हल्का तरल है वो प्लाज्मा है, जो रक्त का 55% होता है, और नीचे जो भारी हिस्सा है वो 45% रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसल्स हैं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। तो पहले इस 55% वाले प्लाज्मा को डिकोड करते हैं। नोट्स कहते हैं कि ये हल्का पीला, गाढ़ा और क्षारीय द्रव है। और अगर पाई चार्ट में देखें तो इस प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा सिर्फ जल है, मतलब मोस्टली पानी, और बाकी का 8 से 10% वो कार्बोनिक और अकार्बोनिक लवण यानी सॉल्ट्स और प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है। यहीं पर नोट्स में सीरम का एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला दिया है। मैं इसे अपनी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। अगर खून एक चाय है तो कणिकाएं चाय की पत्ती हैं जिन्हें हमने छान लिया। बचा हुआ लिक्विड प्लाज्मा है। और अब अगर प्लाज्मा में से भी हम मलाई यानी थक्का जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो बचेगा वो सीरम है। सही है? ये उपमा बहुत ही बढ़िया है। छात्रों को ये आसानी से याद रहेगा। नोट्स का फॉर्मूला भी यही कहता है, सीरम बराबर ब्लड माइनस ब्रैकेट में रुधिर कणिकाएं प्लस फिब्रिनोजन। राइट। तो ब्लड टेस्ट में अक्सर इसी सीरम की जांच होती है। अब आगे चलते हैं उन प्लाज्मा प्रोटीन्स पर। यहाँ 3 मेन प्रोटीन्स हैं। इनके काम क्या हैं? पहली प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जैसा आपने बताया, इनका काम है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग करना, ताकि खून बहना रुक जाए। और दूसरी है एल्ब्यूमिन। हाँ, एल्ब्यूमिन शरीर में मिनरल बैलेंस और परासरण नियंत्रण, जिसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, वो करती है। मतलब कोशिकाओं में पानी का लेवल मेंटेन करना ताकि वो न सूखे न फटे। और यहाँ एक और पॉइंट हाईलाइट किया है कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। एकदम पॉइंट पर हैं आप। और तीसरी प्रोटीन है ग्लोब्युलिन। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को विकसित करती है। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। अल्फा और बीटा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करती हैं और गैमा सबसे खास लग रही है। बिल्कुल। गैमा ग्लोब्युलिन रोग प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। वाह, तो ये तो हुई प्लाज्मा की बात। अब आते हैं उस 45% हिस्से पर यानी रुधिर कणिकाओं पर। सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं RBC। इनका वैज्ञानिक नाम एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, एरिथ्रोसाइट। इनकी संख्या शरीर में सबसे ज्यादा होती है। हाँ, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर यानी 5 से 5.5 मिलियन। और जीवन काल 120 दिन का होता है। और रंग तो हम जानते ही हैं, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पर इनके निर्माण की जगह के बारे में क्या लिखा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वयस्क मनुष्य में इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तब तो हड्डियां नहीं होती ना? सही सवाल। उस वक्त अस्थि मज्जा बनी ही नहीं होती, तो ये काम लिवर और स्प्लीन यानी प्लीहा करते हैं। अच्छा। और RBC बनने की इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस या हेमोपोइसिस कहते हैं। हाँ।
पर एक सवाल और, 120 दिन बाद जब इनकी एज पूरी हो जाती है तो ये कहाँ जाती हैं? इनका कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड प्लीहा को ही कहा जाता है। जब इनकी झिल्ली कठोर हो जाती है तो ये प्लीहा की बारीक नसों में फंसकर टूट जाती हैं। ओह, इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड दोनों कहते हैं। अब इनकी आकृति पर आते हैं। डंबल आकार या बाइकॉनकेव, लगभग 7 माइक्रोमीटर लंबी। लेकिन यहाँ एक अपवाद बॉक्स है। हाँ, स्तनधारियों यानी मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ताकि ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बन सके। पर नोट्स में लिखा है कि ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। क्योंकि वो मरुस्थलीय जीव है और उन्हें पानी स्टोर करना होता है। और एक बात, उभयचर यानी मेंढक की आरबीसी में भी केंद्रक मिलता है। राइट। अब पर्यावरण का क्या असर पड़ता है? नोट्स में दिया है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि हवा में ऑक्सीजन कम होती है तो शरीर को कॉम्पनसेट करने के लिए ज्यादा आरबीसी बनानी पड़ती है, और पीलिया यानी जॉन्डिस होने पर इनकी संख्या घटने लगती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी लिखा है। अगर आरबीसी को अशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में डाल दें तो क्या होगा? तो परासरण की वजह से पानी आरबीसी के अंदर चला जाएगा और वो फूलकर फट जाएगी। वाओ, कुछ और फैक्ट्स हैं यहाँ। सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फ्यूमा नाम के उभयचर की, और स्तनधारियों में हाथी की। जबकि सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण यानी मस्क डियर की होती है। अगर बीमारियों की बात करें, इनकी कमी से अनीमिया होता है, लेकिन अगर मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे पॉलीसिथीमिया कहते हैं। यहाँ एक शब्द है साइडरोसिस। ये क्या है? इसे लौहमयता कहते हैं। अफ्रीका की बेंटू जनजाति लोहे के बर्तन में शराब पीती है, या जो लोग लोहे की खदानों में काम करते हैं उनके शरीर में आयरन जमा हो जाता है, जिसे साइडरोसिस कहते हैं। एक और बड़ा अजीब अनुवांशिक रोग है सिकल सेल अनीमिया। इसमें आरबीसी का आकार बिगड़कर हसिया यानी सिकल जैसा हो जाता है। हाँ, और रोचक तथ्य देखिए, जिसे यह बीमारी होती है उसे मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया का परजीवी उस आकार की आरबीसी में जिंदा नहीं रह पाता। नेचर का अपना डिफेंस। और आरबीसी गिनने वाली मशीन को हेमासेटोमीटर कहते हैं। तो ये थी आरबीसी की बात। अब बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं पर, जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है, सिर्फ 6000 से 10000, और जीवन काल 2 से 5 दिन का। और इनका निर्माण पीली अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा में होता है। एक बड़ा फर्क ये है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इनका मुख्य काम इम्यूनिटी बनाना है, इसीलिए इन्हें शरीर के प्रथम सैनिक या बॉडीगार्ड कहते हैं। और इनका ट्रेनिंग सेंटर थाइमस ग्रंथि को बताया गया है, जहां ये खुद की कोशिका और वायरस के बीच फर्क करना सीखती हैं। इसे फ्लोचार्ट में 2 भागों में बांटा गया है, कणिकामय और अकणिकामय। हाँ, ग्रैन्युलोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल आते हैं, और अग्रैन्युलोसाइट जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट यानी T4 और T8 आते हैं। फैक्ट डैशबोर्ड चेक करें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं, करीब 65%, और सबसे कम बेसोफिल। आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट है। अब इनके काम देखिए। बेसोफिल और इओसिनोफिल एलर्जी कंट्रोल करती हैं, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं, पर असली एक्शन न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करती हैं। जिसे नोट्स में पुलिस एनालॉजी से समझाया है। न्यूट्रोफिल माइक्रो पुलिसमैन है जो तुरंत पहुंचकर छोटे रोगाणु मारते हैं, और मोनोसाइट मैक्रो पुलिसमैन, स्वॉट टीम की तरह, जो बड़े रोगाणुओं को खा जाते हैं। इसी खाने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर लिक्विड को पिए तो उसे पिनोसाइटोसिस। बीमारियां देखें तो डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ने पर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर होता है। इन्फेक्शन से बढ़े तो ल्यूकोसाइटोसिस, और घट जाए तो ल्यूकोपीनिया। सही। अब आखिर में आते हैं प्लेटलेट्स पर यहाँ एक अलर्ट बॉक्स है। इसीलिए इम्यूनिटी गिर जाती है। और अब प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है, और ये अस्थि मज्जा के मेगाकैरियोसाइट कोशिका से बनती हैं। आरबीसी की तरह इनमें भी केंद्रक नहीं होता। इनका काम रक्त को गाढ़ा बनाना और थक्का जमाना है। डेंगू में यही प्लेटलेट्स गिरती हैं। अधिकता को थ्रोम्बोसाइटोसिस और कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। बिल्कुल। अब अंत में मास्टर कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। संख्या आरबीसी मिलियन में, डब्ल्यूबीसी हजारों में, प्लेटलेट्स लाखों में। जीवन काल
120 दिन, 2 से 5 दिन और 10 से 13 दिन। केंद्रक आरबीसी में एब्सेंट, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट और प्लेटलेट्स में फिर से एब्सेंट। और काम, आरबीसी ऑक्सीजन धोती हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी देखती हैं और प्लेटलेट्स थक्का जमाती हैं। इस रिवीजन के साथ नोट्स का हर फैक्ट हमने कवर कर लिया। अभी एग्जाम में आसानी से याद रहेगा। वाकई इस डीप डाइव के बाद रक्त एक तरल नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर लग रहा है। और सुनने वालों के लिए हम एक थॉट छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। कल्पना कीजिए हमारी अस्थि मज्जा के अंदर इस वक्त कैसा अदृश्य कारखाना चल रहा है, जहां इन सख्त डेडलाइंस पर हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मर रही हैं और करोड़ों नई बन रही हैं। बिना रुके, बिना आवाज के। ये सच में जैविक इंजीनियरिंग का एक अजीब और बड़ा अजूबा है। बिल्कुल। इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों को उनकी आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।